अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यह बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव डालेगी। इन सब चिंताओं के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अगर ये जो ट्रायल्स हैं वो सफल होते हैं तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। अपने आप में बड़ी राहत की बात होगी। इसके अलावा आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस मुद्दे पर विस्तार से सारी चीजें बताएंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि नीति आयोग ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि जो लोग कोरोना को हरा चुके हैं वह 6 महीने बाद वैक्सीन लगवाएं। क्यों कहा ऐसा नीति आयोग ने, ये आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना को लेकर, खासतौर पर टीकों को लेकर चल रही सभी हलचलों की। टीके पर सारा अपडेट आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही बात करेंगे ईद उल फितर पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की ओर से एक दूसरे को मिठाई और बधाई जो दी गई है उस पर भी। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरों की। अपने दौरे के बाद राज्यपाल ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का एक जो आज फैसला आया है, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियों में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप किसी को भी फोन करें, डायलर टोन आती है कि आप जो कोरोना वैक्सीन है वो आ चुकी है, आप उसको लगवाएं। अब अदालत ने पूछा है कि वैक्सीन तो है नहीं, लेकिन आप एक टेप बजा दिए हैं, बस वो बजाए जा रहे हैं और ये जो टेप दिन भर सुनाई देता है ये परेशान करने वाला है। क्या कहा है अदालत ने, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत बायोटेक की उस वैक्सीन की जो उसका ट्रायल अब शुरू हो चुका है सरकार के निर्देशों के बाद। भारत के शीर्ष दवा नियामक ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगाने के लिए दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यह ट्रायल 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के राष्ट्रीय नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद विषय विशेषज्ञता समिति यानी SEC की सिफारिश को मंजूर कर लिया है और कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक लिमिटेड को 12 मई को 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों पर इसके दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग पर क्लिनिकल ट्रायल करने का प्रस्ताव दिया था। ट्रायल में टीके की 2 खुराक 28 दिन के अंतराल में दी जाएगी। SEC ने कोविड-19 पर 11 मई को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इससे पहले 24 फरवरी को SEC की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और कंपनी को संशोधित क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल देने को कहा गया था। स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक ने किया है। अभी 18 से 44 आयु वर्ग और 45 या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को यह टीका लगाया जा रहा है। इस बीच नीति आयोग ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि अगर कोई कोरोना को हरा चुका है तो वह ठीक होने के 6 माह बाद वैक्सीन लगवाए। जो हमारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ की चर्चा करी है और उनको जो उनसे साइंटिस्ट का जो व्यू बना है कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है पहले एक बारी तो एंटीबॉडीज़ रहती हैं, प्रोटेक्शन रहती है। ये चीज़ अब क्लियर होती जा रही है क्योंकि पहले पीरियड लंबा फॉलोअप नहीं थे, 6 महीने तक फॉलोअप हो गए, उससे लंबे फॉलोअप हो गए, तो ये दिखता है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है। ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए। तो 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है? यही साइंस में आया है, लिटरेचर में और रिसर्च में आया है कि ये एंटीबॉडीज उतनी प्रोटेक्ट कर लेती हैं कि हमें वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि सर वैक्सीन की कमी की वजह से इस तरीके का क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ये साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो साइंस ने देने हैं और उसको पूरा उसके जो बताया जाएगा एंटेगी वो साइंटिफिक बेसिस समझाते हैं। उधर भारत सरकार ने कोविशील्ड टीके की 2 डोज लगवाने के बीच के समयांतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 डोज के बीच समयांतर की घोषणा करते हुए उक्त बात बताई है। मंत्रालय ने कहा, लेकिन कोवैक्सीन के 2 डोज के समयांतर पहला और दूसरा डोज लगने के बीच का समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसने कहा, वास्तविक समय के साक्ष्यों, विशेष रूप से ब्रिटेन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कोविड-19 कार्य समूह कोविशील्ड टीके के 2 डोज के बीच समयांतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर राजी हो गया है। कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच समयांतर में बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित कोविशील्ड के 2 डोज के बीच समयांतर फिलहाल 6 से 8 सप्ताह का है। इस बीच लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली केंद्र सरकार की डायलर ट्यून की आलोचना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है और लोगों से टीका लगवाने को कह रहा है, जबकि पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, लोग जब कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, जबकि आपके पास पर्याप्त टीका नहीं है। उन्होंने कहा, आप लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि टीका लगवाएं। कौन लगवाएगा टीका जब टीका है ही नहीं? इस संदेश का मतलब क्या है? अदालत ने पूछा। सरकार को इन बातों में नया सोचने की जरूरत है, यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट की पीठ ने कहा, आपको यह सभी को देना चाहिए। अगर आप पैसे लेने वाले हैं तभी भी यह दें, बच्चे भी यही कह रहे हैं। अदालत ने कहा कि सरकार को हमेशा एक ही संदेश बजाने की जगह अलग अलग संदेश तैयार करनी चाहिए। अदालत ने कहा, जब तक यह टेप खराब ना हो जाए आप इसे अगले 10 साल तक बजाते रहेंगे। पीठ ने कहा कि राज्य या केंद्र की सरकारों को जमीनी स्तर पर स्थिति के हिसाब से काम करना होगा। अदालत ने कहा, इसीलिए कृपया कुछ और डायलर संदेश तैयार करें। जब लोग हर बार अलग अलग संदेश सुनेंगे तो शायद उनकी मदद हो जाएगी। अदालत ने कहा कि टीवी प्रस्तोता निर्माताओं से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम बनाने, अमिताभ बच्चन जैसे लोकप्रिय लोगों से इसमें मदद करने को कहा जा सकता है। दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने ईद उल फितर के उपलक्ष्य में नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और उरी सेक्टरों में गुरुवार को एक दूसरे को मिठाई भेंट की। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि ईद उल फितर के अवसर पर होली, दीपावली, ईद जैसे बड़े त्योहारों और संबंधित राष्ट्रीय दिवसों पर मिठाई के आदान प्रदान की परंपरा को फिर से शुरू कर दिया गया और तंगधार में किशनगंगा नदी के पास तीथवाल क्रॉसिंग तथा कुपवाड़ा और उरी में कमान अमन सेतु क्षेत्र में मिठाई भेंट करने तथा बधाई देने के लिए बैठकें की गई। प्रवक्ता ने कहा कि मिठाई और बधाई के आदान प्रदान के दौरान कोविड रोधी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष विराम के परिणाम स्वरूप LOC पर हुई शांति से संबंधों में गर्मजोशी आई है, जो दोनों पड़ोसियों के बीच कई अवसरों पर दिखी है। उन्होंने कहा कि मिठाई के आदान प्रदान कार्यक्रम की दोनों सेनाओं ने सराहना की और इससे सद्भावना तथा पारस्परिक विश्वास के बढ़ने की उम्मीद है। इस बीच पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार के परामर्श को नजरअंदाज कर कूच बिहार जिले के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को धनखड़ को पत्र लिखकर दावा किया था कि उनकी कूच बिहार दौरे से दशकों पुरानी परंपरा का उल्लंघन होगा और उनके इस दौरे को रद्द करने की उन्होंने अपील की थी। हालांकि राज्यपाल ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद कहा कि वह संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। 3 मई से राज्य के मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल, ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी, मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलहम लगे, उनका हौसला रहे। मुख्यमंत्री की मर्यादा है
कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत जनता की सेवा करें।